औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अल्लाह की रहमतों, बरकतों और नेमतों के साए में बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छी जा रही होगी। ठीक है ना? अच्छा, अब दुआ के साथ अपना काम स्टार्ट करते हैं। आज हमने फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल स्टार्ट करने हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन आमीन। अब देखें जी, ये तो पहले इंस्ट्रक्शंस हैं। अब देखें जी, ये आपकी लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स है। 5 पार्ट 1 में है यानी सेक्शन ए, और 5 प्रैक्टिकल्स पार्ट 2 में है यानी कि सेक्शन बी। तो पहले सेक्शन में से यानी कि पार्ट 1 में से 6 नंबर का प्रैक्टिकल बनेगा और इसमें 5 प्रैक्टिकल्स हैं। और ये नीचे देखें मॉडल पेपर है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमने केमिस्ट्री का मॉडल पेपर सॉल्व करके अपलोड किया है, वो हमने कब अपलोड किया है और कब सॉल्व किया है, वो हमने उस वक्त सॉल्व किया जब हमने केमिस्ट्री के सारे प्रैक्टिकल्स डन कर लिए थे। ठीक है, सारे प्रैक्टिकल्स की वीडियो अपलोड कर दी थी। उसी तरह हम फिज़िक्स के एक एक करके या बाज़ दफ़ा दो करके प्रैक्टिकल्स करेंगे और फिर जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो हम इसकी मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेंगे। और फिर एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को केमिस्ट्री की भी फिज़िक्स की भी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन भी मिलेगी कि आपने और किन किन चीज़ों को अपने प्रैक्टिकल के लिए तैयार करना है। ठीक है, इन्हीं प्रैक्टिकल्स की लिस्ट की रोशनी में। अच्छा, सबसे पहला प्रैक्टिकल पार्ट 1 का कहता है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन टाइम। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, ये आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं कि इसमें किस तरह का प्रैक्टिकल बन सकता है, आपसे क्या पूछा जा सकता है। ये बहुत ही मज़ेदार सा प्रैक्टिकल है, सिंपल। अब दूसरा प्रैक्टिकल ये कहता है कि टू स्टडी रजिस्टर्स इन सीरीज़, और फिर सीरीज़ सर्किट और फिर पैरेलल सर्किट। ये दोनों बहुत आसान है, लेकिन इनको समझने के लिए आपको प्रैक्टिकल नंबर 5 पहले क्लियर होना चाहिए। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह जब मैं आज प्रैक्टिकल 5 करूँगी उसके बाद हम 2, 3 और 4 फिर करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल 5 पहले कि जब आपकी प्रैक्टिकल बुक की लिस्ट है ना, यानी जो प्रैक्टिकल नोटबुक है उसमें भी प्रैक्टिकल 5 पहले किया हुआ है। क्यों पहले किया हुआ है? क्योंकि वो समझ नहीं आई, उसका सर्किट समझ नहीं आया, तो फिर 2 और 3 का सर्किट भी नहीं समझ आना। ठीक है, तो अब हम अपनी इस स्क्रीन को बंद करते हैं और हम अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक को ओपन करते हैं। वेट, देखें जी, ये प्रैक्टिकल नोटबुक है, ये आप चेक कर लें। ये आपके प्रैक्टिकल्स किधर हैं जी? ये रही लिस्ट प्रैक्टिकल्स की। ये वाला जो 12.1 12.2 है ये आपके पार्ट 2 में से है, वो हम बाद में करेंगे। हम ये पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं जिसमें 4 प्रैक्टिकल्स हैं। देखें आपके प्रैक्टिकल लिस्ट में जो प्रैक्टिकल 5वें नंबर पर है, इन्होंने 4.1 यानी कि चौथे 14 चैप्टर के पहला प्रैक्टिकल वही किया हुआ है, क्योंकि वो समझ नहीं आई तो आखिरी बाकी 3 को तो कुछ भी नहीं होना। तो 5वां प्रैक्टिकल क्या कहता है? वेरीफाई ओहम्स लॉ यूजिंग वायर एज अ कंडक्टर। हमने ओहम लॉ को वेरीफाई करना है यूजिंग वायर एज अ कंडक्टर। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ओहम लॉ क्या है, साथ साथ मैं अपना प्रैक्टिकल ओपन करती हूँ। ओहम लॉ बहुत मज़े की चीज़ है। ओहम लॉ ये कहता है कि जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी चीज़ का, यानी हम जस्ट फ़र्ज़ करें कि मैं पानी के पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, हालांकि होता नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट्स का डिफरेंस होता है जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन के दरमियान होता है। लेट्स सपोज कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक रिवर है, ठीक है, ये एक रिवर है, इसमें पानी है, ठीक है, ये ऊपर तक है, ठीक है। अब ये जो पानी है ना, ये यहाँ पर भी नहीं आ रहा और ये पानी यहाँ पर भी नहीं आ रहा। ये क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसके दोनों किनारे लेवल हैं, पानी के लेवल के हैं। अब फर्स्ट लेट्स सपोज कि क्या होता है, मैं किसी और कलर को यूज़ करती हूँ, मैंने ये भी मिट किया, ये मेरे साथ अक्सर होता है, बल्कि मैं इसका पेन नहीं यूज़ करती, मैं ये वाला पेन यूज़ करती हूँ ताकि थोड़ा सा मसला ना हो। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, मोटा कर लेते हैं, ठीक हो गया। चलें जी, लेट्स सपोज, ओहो ये बहुत बारीक क्यों आ रहा है, व्हाट इज़ इट? ठीक है, ये हमारा लेट्स सपोज कि हमारा रिवर है, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये हमारा रिवर है, इसमें पानी है, ठीक है। अब ये जो पानी है ना, ना ये एक साइड पर आ रहा है ना ये दूसरी साइड पे आ रहा है, ठीक है, ना ये इस साइड पे फ्लो हो रहा है ना ये इस साइड पे निकल रहा है। लेकिन अब क्या होता है? अब ऐसा होता है कि ये वाला कोना टूट गया, ठीक है। आप इसको रिवर ना समझें, इसको आप कोई वो समझ लें, कंटेनर समझ लें। रिवर में थोड़ा सा मसला हो जाएगा, इसको कंटेनर समझ लें। अब क्या हुआ, ये यहाँ तक का किनारा टूट गया। अब ये जो सारा पानी है इधर बह जाएगा, ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो अब इसके जो दोनों कंटेनर के किनारे हैं, ए और बी साइड्स, इनमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया।
ठीक, यही हमारी बैटरी के केस में होता है। जब हम केमिकल रिएक्शन के ज़रिए चार्जेस को मूव करवाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। एक साइड पे पॉजिटिव चार्जेस, जिसके फ्लो को हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं, वैसे करंट फ्लो करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन हम पॉजिटिव की तरफ से इमेजिन करते हैं। पॉजिटिव हम कन्वेंशनल करंट इसलिए लेते हैं कि हम ये सपोज करते हैं कि चार्जेस हैं ही सारे स्टोर उस साइड पर, क्योंकि एक साइड पर सारे चार्जेस जमा हो जाते हैं, ठीक है, और जिस साइड पर चार्जेस नहीं होते वहाँ फ्लो करना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया, चलें अब ये सारा इसको क्लीन करते हैं। अब हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ आ जाते हैं। तो प्रैक्टिकल ये कहता है कि हमारा जो पोटेंशियल, ओहम लॉ कहता है कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस V है इज इक्वल नहीं, वो प्रोपोर्शनल है I के, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही क्रिएट होगा जितना करंट फ्लो करेगा, या करंट उतना ही फ्लो करेगा जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आपको पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ हमारा रेजिस्टेंस R, ठीक है, यानी जितना, अब हम कह रहे हैं कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस किसी को देंगे टर्मिनल्स के, तो करंट जितना पैदा होगा वो तो होगा, लेकिन जितनी रेजिस्टेंस होगी ना वो करंट को थोड़ा सा कम कर सकती है, ठीक है। अब ये सारा मामला हो गया। अब हम आते हैं अपने किसकी तरफ, हम आते हैं अपने डायग्राम की तरफ, जो कि मेन चीज़ है, जो कि बहुत 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 मेन चीज़ है कि सर्किट डायग्राम कैसे बनाना है। यहाँ सबसे पहले तो देख लें कि ये वोल्ट मीटर है, ठीक है, ये आपकी बैटरी है यानी सोर्स ऑफ पावर सप्लाई है, ये आपका एम मीटर है, ये आपकी की है यानी कि स्विच भी कह सकते हैं, की को की भी लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं, और ये आपका स्विच है। और ये आपकी नाइक्रोम वायर है, नाइक्रोम वायर यानी कि निकल क्रोमियम वायर, हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, Ni से निकल क्रोमियम के लिए निकल क्रोमियम वायर है, ये नाइक्रोम वायर है। इसको हम एज अ कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं और हमने इसकी रेजिस्टिविटी बतानी है। अब ये क्या है, ठीक है, देखें, ये चीज़ तो हम रेजिस्टेंस के लिए करते हैं, लेकिन जब हम इसको लंबा कर दें ना, ऐसे इतना लंबा कर दें और इसके ऊपर ये ऐसे कर दें एरो, जो ये है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ये रियोस्टेट है, यानी जब हम ऐसे लगाते हैं ना तो इसका मतलब तो रेजिस्टेंस होती है जितनी होती है उतनी होती है। अगर मैं एक रेजिस्टर 5 ओहम का लगा रही हूँ तो उसकी रेजिस्टेंस 5 ओहम ही होनी है, लेकिन ये जो रियोस्टेट है ना, इसके ऊपर एक स्लाइडर होता है, स्लाइडर को एक साइड पे और दूसरी साइड पे मूव करने से हम इसकी रेजिस्टिविटी चेंज कर सकते हैं, यानी इसकी ये वेरिएबल रेजिस्टर है, वेरिएबल रेजिस्टर को हम रियोस्टेट कहते हैं, ठीक। तो हमने यहाँ पर एक रियोस्टेट भी लगाना है, क्लियर हो गया। और रियोस्टेट को हमने मिडल में एडजस्ट करना है, वो क्यों करना है वो मैं आपको प्रैक्टिकल के दौरान बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसे क्लियर करते हैं सब कुछ। नाउ ठीक है, अब गौर से देखें, ये सारा मैंने क्लीन किया, ठीक है। ठीक है जी, अच्छा, अब सबसे पहले आपने यहाँ पे ये नोट करना है कि आपको पता है कि आपका जो वोल्ट मीटर है उसमें एक ब्लैक टर्मिनल होता है और एक रेड टर्मिनल होता है। रेड टर्मिनल नेगेटिव होता है और ब्लैक टर्मिनल को हम पॉजिटिव समझते हैं। तो आप ये देखें, रेड टर्मिनल यानी कि जो कि नेगेटिव होगा, यहाँ मैं रेड लिख देती हूँ, यहाँ ब्लैक लिख देती हूँ। जहाँ पर भी रेड टर्मिनल हो इट मीन्स कि ये नेगेटिव को इंडिकेट कर रहा है। आपने वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल अटैच करना है। देखें, सबसे पहले मैं बाकी अटैचमेंट्स नहीं बता रही, ये सर्किट का मेन बात है। अपनी पावर सप्लाई के नेगेटिव से अगर आपने वोल्ट मीटर का नेगेटिव उससे उसके पॉजिटिव से कर दिया तो सर्किट गलत हो जाएगा। ये मेन चीज़ है। वोल्ट, ये आपको उसमें क्वेश्चन आंसर में भी आ सकता है कि वोल्ट मीटर का नेगेटिव आपने पावर सप्लाई के नेगेटिव से अटैच करना है और पावर सप्लाई का पॉजिटिव अटैच होना चाहिए एम मीटर के पॉजिटिव से। याद रखें, पावर सप्लाई का पॉजिटिव हमेशा एम मीटर के पॉजिटिव से अटैच हो और वोल्ट मीटर का नेगेटिव हमेशा पावर सप्लाई के यानी हमारी बैटरी के जो भी यूज़ करें नेगेटिव से अटैच हो। और फिर वो तो ऑफ कोर्स कि वोल्ट मीटर का पॉजिटिव एम मीटर के नेगेटिव से अटैच होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाला सेटअप बना लेते हैं। हम यहाँ बनाते हैं अपना वोल्ट मीटर, ठीक है। इस साइड को मैं नेगेटिव देती हूँ, इस साइड को पॉजिटिव देती हूँ। ये है एम मीटर, इस साइड को मैं पॉजिटिव देती हूँ, पॉजिटिव नहीं देना था इस साइड को, वेट, नेगेटिव, और इस साइड को पॉजिटिव। अब मैं यहाँ पर बनाती हूँ अपनी पावर सोर्स, यानी कि प्लस माइनस। पहले ये जो नीचे है इसको रेस करूँ वरना सब मैस हो जाएगा, सब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब
वोल्ट मीटर का नेगेटिव आपने करना है, ये आपको डायग्राम आएगा और ये बहुत कॉन्सेप्चुअली आपको आना चाहिए, पावर सप्लाई के नेगेटिव से और वोल्ट मीटर का पॉजिटिव एम मीटर के नेगेटिव से और एम मीटर का पॉजिटिव आपकी पावर सप्लाई के पॉजिटिव से। ये आपने सेटअप कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि बीच में वायर को निकालना है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि अब आपने क्या करना है, फ़र्ज़ नहीं करना बल्कि ये आपको हर हाल में ही करना है। वो क्या काम है जो आपको हर हाल में करना है, वो ये है कि आपको यहाँ पर की भी अटैच करनी है। आप ये वाला कनेक्शन खोलेंगे और पहले इसमें की अटैच करेंगे एक टर्मिनल से, फिर जो दूसरा टर्मिनल है की का उसको आप रियोस्टेट से अरेंज करेंगे, ठीक है, रियोस्टेट, ठीक है। और फिर आप ये जो वेरिएबल यानी वेरिएबल रजिस्टर और फिर इस रियोस्टेट का जो एक दूसरा टर्मिनल है वो आप अटैच करेंगे अपने एम मीटर से, ठीक हो गया, क्लियर। यहाँ पर भी देख लें कि आपका जो वोल्ट मीटर है पहले पावर सप्लाई से अटैच है, फिर वो आपकी की से अटैच है, फिर वो रियोस्टेट से अटैच है, फिर वो एम मीटर से अटैच है, ठीक है। अब ऊपर की तरफ जाते हैं। ऊपर की तरफ जाने का मतलब ये है कि हमारा जो नाइक्रोम वायर यानी कि कंडक्टर है ना, कंडक्टर, जस्ट ये कंडक्टर है, आपने क्या करना है, एक और वायर लेनी है। आपने एक वायर लेनी है जो आपने अपने वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करके इससे अटैच करनी है एक टर्मिनल से कंडक्टिंग वायर के, और उसके पॉजिटिव में से एक और वायर निकालनी है जो आपने इससे अटैच कर देनी है, ठीक है, क्लियर। बस यानी कि आपका जो वोल्ट मीटर है ना वो एट अ टाइम दो चीज़ों से अटैच है। वोल्ट मीटर देखें, एक आपकी ये और एक ये, और इस साइड पर भी देखें ये और आपका ये। उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है आपकी पावर सप्लाई से भी अटैच हो रहा है और उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एम मीटर के नेगेटिव से भी अटैच हो रहा है। ये आपकी जो थी वो सारा सेटअप था। जब आपका ये सेटअप बन गया, जब आपका ये सारा कुछ सेटअप बन गया, आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं है, अब आसान सा काम है। अब हम इसके ये सारा रेस कर लें। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो बैक करके स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। नाउ अब आप देखें हम इसी उनके उस पर काम करते हैं। अब क्या है कि आपने क्या करना है, आपने जो रियोस्टेट है ना, इसके मैंने आपको बताया कि रियोस्टेट ना फ़र्ज़ करें कुछ ऐसा होगा। पहले रियोस्टेट समझ लें। फ़र्ज़ करें कुछ ऐसा है, इसके ऊपर एक स्लाइडर सा लगा हुआ है, मुझे बनाना नहीं आ रहा, ये कुछ एक स्लाइडर सा होगा। अब इस स्लाइडर को एक साइड पे मूव करेंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, और जब रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो करंट डिक्रीज़ हो जाएगा, और इस साइड पे करेंगे तो रेजिस्टिविटी, इस साइड पर आएंगे तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी तो करंट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको मिडल में सेट रखना है। मिडल में क्यों सेट रखना है, ताकि मॉडरेट करंट पास करे और मॉडरेट रेजिस्टेंस मिले, ठीक है। इसको हम मिडल में रखेंगे सेट। और ये जो रियोस्टेट है ना, इसमें आपको एक ऊपर एक होगी नॉब सी और एक नीचे टर्मिनल, यानी एक ऊपर अपर नॉब होगी, एक लोअर नॉब होगी, ठीक है। बस ये आपने ख्याल रखना है। अच्छा अब क्या है, अब जब आपका करंट, सबसे पहले आपने की को निकाल के रखना है, यानी आपने अपने सर्किट को, आपने अपने स्विच को निकाल के रखना है, यानी आपने अपने सर्किट को ओपन रखना है, क्लोज नहीं करना। सबसे पहले ही आपने सेटअप लगा लेना है और की का आपने टर्मिनल तो लगा देना है। और आपने देखा ना की कैसी होती है, ऐसी होती है, और उसमें एक नॉब सी बनी होती है, उसको आप निकाल दें, उसको आप की कहते हैं। उसको हमने ना ओपन रखना है ताकि करंट फ्लो ना करे। सबसे पहले आपने ये वाली जो है ना आपकी पावर सप्लाई, इसको आपने 6 वोल्ट दे दें, या फिर आप इसको 3 वोल्ट पे सेट कर लें, जितना चाहें। 6 वोल्ट पे कर लें, किताबों में बास जगह 6 वोल्ट लिखा है और बास टीचर्स इसको 3 वोल्ट पे करवाते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपकी रीडिंग तो वही रहेगी। आपने इसको 3 या 6 वोल्ट पे सेट कर लिया, फिर आपने क्या किया, की को क्लोज कर दिया, यानी की को यहाँ पे लगा दिया अपनी, ताकि करंट, अब आपका ये सर्किट की पूरी लूप बन गई और करंट फ्लो करना शुरू हो गया। जब आपका करंट फ्लो करना शुरू हुआ तो क्या हुआ, आपके सर्किट में से करंट फ्लो किया और आपने फिर क्या किया, अपना वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस तो आपने ले लिया था, ठीक है। अब आप एम इसकी रीडिंग ले लें, ठीक है। किसकी रीडिंग ले लें, आप इसकी एम मीटर की रीडिंग ले लें। और आपने ना रियोस्टेट को मूव करके चेक करना है कि आपकी जो एम मीटर की रीडिंग है ना, फ़र्ज़ करें कि आपका एम मीटर जो है वो मैक्सिमम 12 एम्पेयर दिखाता है, तो इसकी रीडिंग 12 एम्पेयर से ज़्यादा ना हो। फ़र्ज़ करें अगर हो रही हो ना, तो रियोस्टेट की थोड़ी सी रेजिस्टेंस को ज़्यादा कर दें, जिस साइड पे रियोस्टेट से रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, ताकि करंट कम फ्लो करे, यानी ये आपकी जो मैक्सिमम है ना लिमिट एम मीटर की, उसके अंदर आ जाए। क्लियर, चलें। बस ये सारा काम आपने करना है। इस तरह से आपने वोल्टेज को थोड़ा सा चेंज करें और आप एम मीटर की रीडिंग लेते जाएं, ठीक हो गया, क्लियर। चलें अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है।
अब ये देखें, ये तो सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब ये देखें कि आपके पास ऐसे टेबल आएगा, टेबल में वो आपको पहले वोल्ट मीटर की रीडिंग कह रहा है, फिर एम मीटर की रीडिंग कह रहा है। रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी आपको बहुत अच्छी तरह पता है, V इज़ इक्वल टू आई आर। सो आर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो V अपॉन आई, ठीक है। तो आपकी जो भी वोल्ट आपने फ़र्ज़ करें 6 वोल्ट सेट किया था, उसके अगेंस्ट जो आपकी एम मीटर की रीडिंग आई है वो आप लिखें, और फिर V अपॉन आई करके यहाँ जो रिजल्ट आता है वो लिख दें। फिर लेट सपोज़ कि आपने 3 वोल्ट दिया था, उसके अगेंस्ट जो आपकी करंट की रीडिंग आ रही है वो लिखें, फिर V अपॉन आई करके यहाँ लिख दें, ठीक है। इसी तरह से आप लेते जाएं, करते जाएं, और जब आपकी सारी आई की रीडिंग्स आ जाएं, 5 रीडिंग्स एक्चुअली इन्होंने ली हैं, 5 रीडिंग्स आ जाएं तो आप यहाँ पर जो है उनका मीन ले लें, यानी पाँचों रीडिंग्स को ऐड करें, डिवाइडेड बाय 5 करें, इस तरह मीन लेते हैं और आपकी जो है यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी, मसला ही नहीं है। ये तो हो गई मेन चीज़, ठीक है। अब आते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की तरफ। ये तो ग्राफ पेपर है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या कहते हैं, ये बहुत ही मज़े के हैं। हम लोग ये सवाल करेंगे तो ऑलमोस्ट समझें इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें कहता है कि आ स्विच कैन एक्ट बोथ एज अ कंडक्टर और एज एन इंसुलेटर। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। वो आपसे कह रहे हैं कि जो स्विच है, यानी आपकी जो की है, की या स्विच एक ही बात है, वो कभी इंसुलेटर के तौर पे भी काम कर सकता है, कभी नहीं, यानी बोथ तरह एक्ट कर सकता है। तो कैसे बोथ तरीके से एक्ट कर सकता है, देखें ये आपकी की है, ये की है, ये आपको पता है ना ऊपर नॉब होती है। जब आप इस नॉब को निकाल देंगे, ठीक है, जब आप इस नॉब को इसमें से निकाल देंगे, ये की इसमें से निकल गई। अब मैं एक डायग्राम बना रही हूँ जिसमें की निकली हुई है। अब इसमें से की निकली हुई है तो क्या होगा, जब की निकली हुई है तो आपका सर्किट जो है वो क्लोज हो गया, सॉरी आपका सर्किट ओपन हो गया, और आपको पता है ओपन सर्किट से करंट पास नहीं करता। अब ये एज एन स्विच जो है आपका, यानी आपकी जो की है वो इंसुलेटर के तौर पे काम कर रही है, क्योंकि ये करंट को फ्लो ही नहीं करने दे रही। और जब आपका स्विच क्लोज होगा, यानी ये देखें कि ये जब आपका क्लोज है, आपने यहाँ इसमें क्लोज में की लगा दी अपने स्विच में, अब आपका सर्किट कंप्लीट हो गया और करंट को पाथ मिल गया मूव करने के लिए, तो अब ये एज अ कंडक्टर काम कर रही है, ठीक है। तो स्विच या की आपका एज अ कंडक्टर और एज एन इंसुलेटर कब काम करती है, एज अ इंसुलेटर जब काम करेगी जब आपका स्विच या की ओपन होगा, ठीक है, यानी कि करंट को रास्ता ही नहीं मिल रहा, करंट उसका पाथ ही टूटा हुआ है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर फ्रॉम ग्राफ ड्रॉन फ्रॉम नाइक्रोम वायर। ये जो पीछे आपने ग्राफ है, लेकिन ये एक्चुअल आपका काम नहीं है, क्योंकि ये जब हम प्रैक्टिकल डिफरेंट करते थे तो फिर ये ग्राफ बनेगा, लेकिन आप ये ग्राफ बना सकते हैं। आपके पास ये जो डिफरेंट आ रही है ना रीडिंग्स V और I की, तो उस तरह आप इसको प्लॉट कर सकते हैं, एक साइड पे V और एक साइड पे I, तो ये VI का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। आप इसको प्लॉट करें और आप ये कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ और है, हमने ये पढ़ा था एक्स्ट्रा, पहले बता रही हूँ, हमने ये पढ़ा था कि बहुत सारी चीज़ें ओहमिक कंडक्टर होती हैं और कुछ नॉन ओहमिक। जो ओहम लॉ को ओबे करती हैं वो ओहमिक कंडक्टर होती हैं, जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करती वो नॉन ओहमिक कंडक्टर होती हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारा ये ग्राफ प्लॉट है पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट I का, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो फिर तो ये ओहमिक हुआ, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि कुछ केसेस में क्या होता है, पहले ऐसे गई, लेकिन जब चीज़ बहुत हीटअप हो गई ना, तो फिर ये ग्राफ कर्व हो गया, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस इतनी बढ़ गई, हीट होने से, टेम्परेचर बढ़ने से बाज़ चीज़ों की रेजिस्टेंस इतनी बढ़ जाती है, जैसा कि फिलामेंट बल्ब के केस में होता है। फिलामेंट बल्ब इतने गर्म, आपको पता है कितने गर्म हो जाते हैं थोड़ा सा चल के, कि आपको जो है वो हीटर का काम भी कर सकते हैं। आपने अक्सर अगर बर्ड्स वगैरह रखे हैं घर पे, तो उनको हीट देने के लिए अक्सर फिलामेंट बल्ब्स लगा दिए जाते हैं, क्योंकि उनकी हीट निकलती है, क्योंकि वो नॉन ओहमिक कंडक्टर होते हैं। वो क्या करते हैं, पहले एक स्ट्रेट लाइन देते हैं, फिर ऐसे करके ना कर्व में आ जाते हैं, ठीक है। वेट, पहले मैं इसको रेस करूँ फिर हम आगे चलते हैं। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, वो कहता है कनेक्ट अ 6 वोल्ट बल्ब इन द सर्किट इन प्लेस ऑफ माई नाइक्रोम वायर। अब ये देखें पीछे आपने जहाँ नाइक्रोम वायर लगाई थी ना, आपने यहाँ पे क्या लगा देना है, यहाँ पर नाइक्रोम वायर आपने जहाँ लगाई थी ना, ये इसकी जगह आपने अपना बल्ब लगा देना। उसी तरह किस तरह, 2 वायर्स लेनी है, नेगेटिव टर्मिनल से एक टर्मिनल अटैच कर देना बल्ब का, और पॉजिटिव टर्मिनल से एक टर्मिनल अटैच कर देना है बल्ब का, ठीक है, क्लियर। अच्छा, फिर क्या होगा, फिर वो क्या कहते हैं, आपने ये सब कर दिया, फिर क्या कहते हैं, वो कहते हैं टेक 5 रीडिंग्स, आपने 5 रीडिंग्स लेनी है। अब उसी तरह से थोड़ा सा आपने वोल्टेज आगे पीछे करने, चेंज करने, ठीक है, और फिर आपने रीडिंग्स ले लेनी है, 5 रीडिंग्स ले लेनी है, और फिर आपने क्या करना है, आपने करना है ड्रॉ
वी वर्सेस आई ग्राफ। आपने वी वर्सेस आई ग्राफ ड्रॉ करना है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट ग्राफ। और फिर क्या करना है, आपने ये देखना है क्या ये ओहम्स लॉ को वेरीफाई कर रहा है। अब अगर ये फिलामेंट बल्ब है ना, तो फिर तो ओहम्स लॉ को वेरीफाई नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जैसे देखें ये वाला कर्व, फिलामेंट बल्ब के लिए ये कर्व लाइन आपको ऑब्टेन्ड होगी, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और नोट करें, जब भी आपको लिखा हो ना वी वर्सेस आई ग्राफ प्लॉट करना है, तो जो पहला होता है वो हमेशा वाई एक्सिस होता है और जो दूसरा होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस होता है, ठीक, क्लियर। अच्छा, अब देखें तो ये हमारा ओहम्स लॉ नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि अगर ये फिलामेंट बल्ब है तो नहीं ओबे करेगा, और अगर नहीं है तो फिर ये हमारा कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है रिपीट द अबव एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग नाइक्रोम वायर ऑफ डबल द लेंथ। आपने अब लेंथ को डबल कर देना है और वायर नाइक्रोम ही रखनी है। अब कह रहे हैं अब वी वर्सेस आई ग्राफ प्लॉट करें ऑन द सेम ग्राफ पेपर, ठीक है। अब व्हाट डू द टू डिफरेंसेस स्ट्रेट लाइन शो विद रेफरेंस टू द स्लोप, ठीक है। अब आपने बताना है कि क्या फ़र्क आ रहा है। कैन यू टेल विच ऑफ द टू वायर्स हैज़ ग्रेटर रेजिस्टेंस। यस, बहुत ही आसान सी बात है। आसान सी बात कैसे है कि आपको पता है कि आर रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होती है। रेजिस्टेंस हमें पता है कि आर प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, यानी जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतनी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, क्लियर। तो जाहिर ही बात है कि जो हमारी नाइक्रोम वायर या जो भी हमने कंडक्टर यूज़ किया है, जब भी हम उसकी लेंथ, उस वायर की लेंथ को डबल कर देंगे तो रेजिस्टिविटी यानी कि रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी। तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। हमें लास्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब पहले केस में जब लेंथ ऑफ द वायर सिंगल थी, यानी कि जब हमने डबल नहीं की थी, तो हमें ऐसा ग्राफ मिलेगा, ठीक है। और जब लेंथ ऑफ द वायर डबल हो जाएगी ना, तो फिर वोल्टेज बढ़ाने से तो हमारा जो ग्राफ है वो स्टीप बनेगा। स्टीप का मतलब क्या होता है, देखिए मैं 3 ग्राफ बना रही हूँ आपके पास, किधर गया जी, लेट्स सपोज, ओहो वेट, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि मेरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो ऐसे है, लेकिन अगर मैं कहूँ स्टीप, स्टीप का मतलब होगा एकदम से ऐसे जाना, जिसकी ढलवान कम हो जाए, एकदम से करके नीचे आना। और जेंटल का मतलब बहुत आराम आराम से ऊपर जा रहा है, ठीक है। इस स्लोप को जेंटल स्लोप कहेंगे, इसको नॉर्मल कहेंगे, सॉरी स्टीप कहेंगे, और इसको हम नॉर्मल स्लोप कहेंगे, ठीक हो गया। दोबारा बताती हूँ, ये 3 स्लोप्स हैं, ए, बी और सी। ए जो है वो नॉर्मल स्लोप है, बी जो है वो स्टीप स्लोप है, और जो सी है वो जेंटल स्लोप है कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो जब हमने डबल कर दी रेजिस्टेंस, तो फिर हमारा जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, वो स्टीप स्लोप बनेगा, दिस, लाइक दिस, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आगे से देख लेते हैं, कुछ और रह तो नहीं गया, ठीक है, एक रह गया। पहले मैं इसको रेज करूँ ताकि आपको क्लियर हो। ये क्वेश्चन रह गया। व्हाट हैपेंड, ओ ये ऐसे नहीं होगा, वेट करें, चलें कोई नहीं, समझ तो आ रहा है। अच्छा, ये एक रह गया हमारा ब्रेन टीजर रह गया। वो क्या है, वो कहता है व्हाट डज द ग्राफ इंडिकेट। हमारा ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है, हमारा ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है कि ये जो भी है ये नॉनओहमिक कंडक्टर है। क्यों नॉनओहमिक है, क्योंकि ए से बी तक स्ट्रेट लाइन गई है और फिर उसके बाद जो है वो कर्व सी हो गई है। तो फिर हमें क्या बता रहा है, वो 1 में पूछ रहा है फ्रॉम ए टू बी स्ट्रेट लाइन ओहम लॉ फॉलो कर रहा है, और फ्रॉम बी टू सी कर्व है वो ओहम लॉ फॉलो नहीं कर रहा। अब तीसरे में वो पूछ रहे हैं नेम द डिवाइस विच फॉलो दिस ग्राफ, फिलामेंट बल्ब। मसला ही नहीं है, मैंने पीछे भी बताया, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रैक्टिकल। तो इसमें से आपको इंशाल्लाह समझ भी आ गई होगी कॉन्सेप्ट्स की। तो जब भी हमारे सारे प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह हम मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।